हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रीम ऑफ तरीका। तो फ्रेंड, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी आप प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं बहुत ही जल्द आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं आगे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाली हूं, और साथ ही मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं सीटेट का जो है सिलेबस आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, मुझे बताते हुए थोड़ा सा ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आगे केवीएस और एमबीएस की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। बट जब मैंने जो है उसके वेबसाइट पर जाकर पूरी जो है वैकेंसी डिटेल्स चेक की पिछले ईयर का, तो मैंने देखा कि उसमें जो है टीजीटी के लिए ग्रेजुएट, क्योंकि मैं बीएड और ग्रेजुएट हूँ, तो टीजीटी के लिए मैं अप्लाई कर सकती थी। तो टीजीटी के लिए जो एज था 35 ईयर्स था, और मैंने जब अपना एज कैलकुलेट किया तो मेरे 36 ईयर्स हो रहे हैं, जो कि मैं अब जो है क्रॉस कर चुकी हूँ। तो बहुत दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मैं जो है अब केवीएस की एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा एज लिमिट जो है क्रॉस हो चुका है 1 ईयर। खैर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से ही केवीएस और एमबीएस में टीचर बनने का सपना रखते थे मेरी तरह। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम अपने एज को क्रॉस कर पा जाते हैं और हम टीचर नहीं बन पाते हैं। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि आपको निराश नहीं होना है। एक केवीएस और एमबीएस की एज लिमिट कर चुकी है, तो इसका मतलब नहीं कि हम अब कहीं भी जो है टीचर नहीं बन पाएंगे। बाकी बहुत सारे स्टेट में जो है मैक्सिमम एज जो है, अपर लिमिट एज बहुत ज़्यादा होता है, 40 ईयर्स तक तो होता है। या यूपी में मैंने चेक किया था कि यूपी में टीजीटी की एज लिमिट जो है 60 ईयर्स है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो है अब जो है मेरा पूरा फुल फोकस जो है TRE 4 पर है, और यूपी टीजीटी में वैकेंसी यूपी टीजीटी के लिए है। मतलब यूपी में टीचर की वैकेंसी आती है, तो टीजीटी के लिए मैं यूपी टीजीटी के लिए मैं एलिजिबल हूँ। मैं उसकी भी प्रिपरेशन करूँगी, और साथ में EMRS जो कि एक सेंट्रल टीचर जॉब होता है, उसके लिए भी हाँ मैं एलिजिबल हूँ। तो मैं इन तीनों एग्ज़ाम को मतलब अपने सामने रखते हुए और मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी। और जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी तो आपके साथ मैं सबका सिलेबस, और मैं ये भी बताऊँगी कैसे मैं तीनों एग्ज़ाम की एक साथ जो है प्रिपरेशन करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल अभी मैं कुछ दिनों के लिए मैं उसका सिलेबस नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि जैसा कि अगर बहुत पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने बताया था कि मैंने एईडीओ का फॉर्म फिल किया था। तो उसकी एग्ज़ाम जो है 14th को शुरू है, और मेरा पेपर 14th एंड 15th को है। 2 दिन पेपर है। ये पेपर जो है 3 चरणों में होने वाला है। तो फर्स्ट चरण में मेरा ही है 14th एंड 15th को। तो उसकी प्रिपरेशन मतलब रिवीजन मैं कर रही हूँ। पूरी अच्छी तरह से तैयारी नहीं हुई थी, तो इसलिए मन थोड़ा ये डगमगा रहा था कि एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि एक बार देख कर देखो कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। बहरहाल आप क्वालिफ़ाई करो या ना करो, बट आपको तो इतना अंदाज़ा हो जाएगा ना कि आप किस सब्जेक्ट में कितना आपका मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का ना एक अलग ही माहौल होता है एग्ज़ाम हॉल का, और उसमें हम पेपर देते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि हाँ, हम किस सब्जेक्ट में कितने मतलब स्ट्रॉन्ग है, किस में वीक है। तो इसलिए मैंने मूड बना लिया है कि मैं पेपर दूँगी। अगर अल्लाह अल्लाह चाहे तो अगर मैं पास हो गई तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रिपरेशन उस ढंग से नहीं हुई है कि मैं ये कह सकूँ कि हाँ, मैं 100% पास हो जाऊँगी। तो फ्रेंड, ये था। और अब नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ सीटेट का सिलेबस शेयर करने वाली हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है मेरे ब्लॉग का वेट करते होंगे कि मैंने उनको कहा था कि सीटेट का सिलेबस बहुत जल्द बताऊँगी। बहुत सारे लोग तो मतलब उनको पता भी होगा, क्योंकि किसी का दूसरा तीसरा अटैम्प्ट होगा। बट बहुत सारे लोग जो पहली बार देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। उनको समझ में आएगा कि कहाँ पे किस एरिया में किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जहाँ से आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था सीटेट का सिलेबस जो कि क्लास 1 to 5th के लिए है। यहाँ पे आता है CTP 30 नंबर का, और ये होता है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। यहाँ पे कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पर्सियन और संस्कृत, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसमें 30 नंबर का आता है टोटल, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी होता है और 15 नंबर का कंटेंट आता है। लैंग्वेज 2 में अगर हम इंग्लिश लेते हैं, यहाँ भी आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, तो उसमें भी 30 नंबर का होता है टोटल। 15 का पेडागोजी आता है, 15 नंबर का कंटेंट आता है। EVS जो है 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का NCERT बुक से होता है। मैथ्स
भी 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है, जो कि 150 नंबर का। और क्लास 6 to 8 पेपर में CDP जो है 30 नंबर का आता है। लैंग्वेज 1 में आप जो भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे हिंदी लिया था। और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि लैंग्वेज 1 थोड़ा टफ होता है, तो हिंदी लेना हमारे लिए ईजी होता है। तो यहाँ भी 30 नंबर का आता है, सेम पेपर 1 की तरह। यहाँ भी 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट पूछता है। इंग्लिश भी 30 नंबर का आता है, सेम वैसे ही 15 का पेडागोजी, 15 नंबर का और 15 नंबर का कंटेंट यहाँ भी पूछता है। और 2 कंटेंट में 2 आंसर पैसेज होते हैं। SST उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 में अगर आप SST से आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं तो 60 नंबर का आपका आता है क्या, SST। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको 30 नंबर का मैथ्स और 30 नंबर का साइंस पूछता है, ठीक है। कॉमर्स में भी वही रूल्स होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स या जो भी यहाँ पे पूछना होता है पूछते हैं। तो ये था सिलेबस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने कितने नंबर का क्या क्या आता है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।